नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम सी-टेट जुलाई 2019 का पेपर सेट लेके आए हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं सबसे पहले मैथ का पहला क्वेश्चन 31 है, 31वां क्वेश्चन है। एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। बीकर की धारिता क्या होगी? माना कि धारिता बराबर x लीटर ले लिया हमने, तो इसका टोटल धारिता का मतलब x का 3/7 भाग भरा है, तो 3/7 भाग भरा है तो 3/7 x हो जाएगा। ऊपर तक भरने के लिए 16 लीटर पानी की और आवश्यकता है तो प्लस 16 लीटर। अब ये 3/7 भाग भर गया और 16 लीटर भर गया, ये दोनों मिला के पूरा भर गया, यानी पूरी धारिता हो गई x, तो बराबर x हमने कर लिया। एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। x में से माइनस कर देते हैं, इसको पक्षांतर कर देंगे तो 3/7 x इस तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा 16 इक्वल टू, हम एलसीएम लेते हैं इनका, लासा लेने के लिए 7x माइनस 3x 16 बराबर 7 में से 3 गए 4x/7। 3 गुणा कर देते हैं तो x को यहीं छोड़ जाते हैं, 7 यहाँ पहुँच जाएगा। 16 गुणा 7 बटे गुणा का नंबर भाग में पहुँच जाता है, बटे में पहुँच जाता है, तो 4 4 चौको 16, तो 7 चौको 28, x बराबर 7 चौको 28। तो कितना आ गया इसका? चौथा आंसर, राइट आंसर हो गया 28 लीटर। अगला प्रश्न देखते हैं 32वां। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम को निरूपित करती हैं? तो अवरोही क्रम यानी घटते क्रम, आरोही बढ़ते और अवरोही घटते क्रम। तो घटते क्रम में सबसे पहला नंबर बड़ा होना चाहिए, तो सबसे पहला नंबर 30.5, 30.5, 30.5। चलिए 30.5 से ये तीनों नंबर स्टार्ट हैं, ये 30.5 से स्टार्ट नहीं है, यानी कि पहला ऑप्शन हट गया। ठीक है, अब 3.50, 3.50 और 3.05, अब चौथा ऑप्शन भी हट गया। अब बचे सिर्फ सेकंड और थर्ड, तो इसमें ये 055 लिखा है, ये 050 लिखा है। अगर हम इसको इकट्ठा मिला के पढ़ें तो ये 3.55 लिखा है और ये 3.50 लिखा है। ठीक है, तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, यानी सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हमें आगे के नंबर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी, हमें पता चल गया कि कौन बड़ा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकंड नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33वां। एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम, 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 किलोग्राम काजू को मिला दिया। चलिए इनका कुल वजन देख लेते हैं, टोटल वेट। ठीक है, तो कुल वजन कितना है? 5300 ग्राम। 5.3 किलोग्राम का मतलब 5300 ग्राम। दूसरा 2100 ग्राम किशमिश, 2100 ग्राम किशमिश हो गया। तीसरा 2.2 किलोग्राम यानी 2200 किलोग्राम, 2.2 किलोग्राम काजू यानी 2200 ग्राम। तो ये सारे नंबर ग्राम में पहुंच गए। अब सबको प्लस कर देते हैं तो टोटल पता चल जाएगा कि इनका टोटल कितना है। 0 0 3 2 5 और 1 6 5 4 9, 9600 किलोग्राम, सॉरी 9600 ग्राम इतना। अब क्या कह रहे हैं? इस मिश्रण के बराबर 2 दर्जन, 2 दर्जन मतलब 1 दर्जन 12 और 2 दर्जन मतलब 24। ठीक है, तो 24 पैकेट बना दिए गए हैं। तो प्रत्येक पैकेट का भार निकालना है हमें, तो इस 24 से हमें भाग देना पड़ेगा टोटल वजन को। तो टोटल वेट को भाग दे दो, 12 दूनी 24 और 12 अट्ठे 96 और काट दो, 2 दूनी 2 चौके 8, सॉरी 400 ग्राम, यानी प्रत्येक पैकेट का कितना भार होगा? 400 ग्राम। तो सेकंड राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं 34वां। ये कह रहे हैं मैं कौन सी संख्या हूं? मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं। तो देखिए दोस्तों, सारी संख्याएं सम हैं 2 की टेबल में, यानी 2 के पहाड़े में आने वाली सारी संख्याएं सम होती हैं। मैं 3 4 एवं 6 का सार्वगुणज हूं, यानी कि 3 4 और 6 तीनों के पहाड़े में वो नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो 8 4 12 इन दोनों का प्लस 3 के पहाड़े में आता है, यानी 3 से भाग चला जाएगा, तो 3 का सार्वगुणज है। ठीक है, इसके बाद 4 एकम 4 4 दूनी 8, 4 का है, 6 8 48, यानी कि ये हो सकता है। सेकंड वाला देखते हैं 6 5 11, 11 3 की टेबल में नहीं आता, यानी 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो फिर ये तो इससे हट गया। ठीक है, ये आंसर हो ही नहीं सकता। अब 3 8 24, 4 6 24, 6 चौको 24, ये हो सकता है। ठीक है, अब 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी कि ये आ रहा, 4 9 36 और 6 6 36, ये भी हो सकता है, यानी कि पहला तीसरा और चौथे में से कोई एक है। ये कह रहे हैं मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। तो 9 गुणनखंड दोस्तों, गुणनखंड कैसे निकालते हैं वो मैं बता दे रहा हूं।
कुल गुणनखंड, इसमें अभाज्य नहीं निकालना है, कुल निकालना है। तो कुल गुणनखंड को हम कैसे निकालते हैं, जैसे सपोज देर 36 के निकालें, ठीक है। तो 36 के निकालने के लिए सबसे पहले 1 के पहाड़े में देखते हैं, 1 का 36 बार गुणा करेंगे, 36 में गुणा करेंगे तो 36 ही आएगा। 18 दूनी 36 आएगा, ठीक है। और 12 ती 36 आएगा, और 9 चौको 36 आएगा, और 6 छंग 36 आएगा। गिन लो इनको, कितने गुणनखंड है टोटल, 1 2 3 4 5। ये रिपीट हो रहा है तो दोबारा नहीं गिनना है। 6 7 8 9, यानी 36 ही है जिसके 9 गुणनखंड हैं, ठीक है ना। तो ये 36 ही ऐसी संख्या है जो 2 अंकों की सम है, 3 4 और 6 का सारगुणज है, साथ में 9 गुणनखंड है, ठीक है। आप इसी मेथड से इसके निकाल के देख लेना, आपको इतने गुणनखंड 9 नहीं मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा 36। 35वां क्वेश्चन देखते हैं। आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50 रुपये बचाती है, बुधवार को 100 रुपये बचाती है, और शुक्रवार को 80 रुपये बचाती है, ठीक है। तो चलो इनकी बचत देख लेते हैं। कुल बचत कितनी है, 0 8 5 13, 230 रुपये। 230 रुपये बचाती है, जिसमें से वो उसने क्या किया, रविवार को इसमें से 60 रुपये खर्च कर देती है। तो इसमें से 60 हटा दो, 0 170 रुपये, ठीक है। तो फाइनली उसके पास 170 रुपये एक सप्ताह की बचत है, ठीक है। उसे 5,950 रुपये का मोबाइल खरीदना है, ठीक है। तो इसके लिए उसे कितने सप्ताह, तो सप्ताह की संख्या निकालनी है, तो कुल एक सप्ताह की बचत से भाग दे दो। तो ये 0 से 0 कट गया, एक सप्ताह के जितने भी मतलब रुपए बचत हैं उससे डिवाइड करना है, उससे भाग देना है। 17 3 51 बचा 8, 17 पना 85। तो इसका आ गया 35। तो 35 सप्ताह है, मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी होगी, 35 सप्ताह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकंड, 35 सप्ताह। अगला प्रश्न देखते हैं। 11011, ठीक है। इससे पता चलता है कि ये नंबर बाइनरी सिस्टम में लिखा है, बाइनरी द्विआधारी पद्धति कहलाते हैं जिसको, ठीक है। इसको दशमलव पद्धति में या डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है, बदलना है। तो इसका सबसे आसान तरीका है दोस्तों, इन नंबर्स को हम इस तरह से लिख लेते हैं 11011, ठीक है। इनको इस टाइप से सबके बेस 2 कर देते हैं, यानी कि सबके आधार 2 लिख देते हैं, और यहां से घात लगाना शुरू करते हैं। 0 की घात, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की। चलिए अब इनको प्रसार कीजिए। इनका 2 की घात 0 1 ही होगा, 2 की घात 1 2 होगा, ठीक है। और 2 की घात 2, 2 दूनी 4, 4 0 जा 0, ठीक है। तो इसका जिसका 0 होता है उसको 0 ही लिखते हैं, ठीक है। और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इन सबको प्लस कर दो, जोड़ दो, जो 25 26 27। तो इनका टोटल आ रहा है 27। 8 3 24, यानी कि 16 और 8 24, 25 26 और 1 27। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 27। ये डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। एक वर्ग की भुजा को हम ए से मान लेते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर। यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए, ठीक है, तो वर्ग की भुजा सपोज दैट इनने पहले इसका परिमाप निकालें, परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा 10 यानी 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस बार उन्होंने क्या किया, नई भुजा इनने क्या कर दी, दुगनी कर दी, यानी 10 दूनी 20। तो नया परिमाप क्या हो जाएगा, नया परिमाप 4 गुणा भुजा की लंबाई, तो 4 और 20 चौको 80। अगर हम इसको 80 को पुराना परिमाप बनाना चाहें तो 40 दूनी 80, 2 गुणा 40, ठीक है। तो 2 गुणा पुराना परिमाप, तो पुराने परिमाप का कितना हो गया, 2 गुना। तो इसका राइट आंसर चौथे नंबर का हो जाएगा 2 गुना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38वां। निम्नलिखित में से किन अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममिति दोनों रेखाएं हैं। सममिति रेखाएं दोस्तों सभी लोग जानते होंगे, किसी भी आकृति में ऐसी लाइन खींचना जिससे वो 50-50 एक जैसी डिवाइड हो जाए, एक जैसी 2 भागों में बट जाए, कोई भी अंतर ना रहे, ठीक है। और क्षैतिज रेखा ये कहलाती है और ऊर्ध्वाधर रेखा ये कहलाती है। तो इसमें ए में सिर्फ ऊर्ध्वाधर रेखा है, सी में सिर्फ क्षैतिज रेखा है, वाई में सिर्फ ऊर्ध्वाधर रेखा है, जबकि एक्स में
क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रेखाएं हैं। तो दोनों रेखाएं किस में हैं? सेकंड में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सेकंड। अगला प्रश्न देखते हैं 39वां। 72 गुणा 28, 72 गुणा 28 बराबर 36 गुणा 4 गुणा ये खाली स्थान है। ठीक है, चाहो तो यहीं डायरेक्ट काट सकते हो। 36 दूनी 72 और 4 सत्ते 28। तो ये नंबर क्या मिला हमें? 7 दूनी 14। इसको अगर कुछ नहीं तो हम x लिख सकते हैं। तो x का मान कितना आ गया? 14। अब यहां पे देखते हैं इन सबको कौन किससे सेटिस्फाई है। 7 का गुणज है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 का गुणज है, यानी कि पहला वाला सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। एक अभाज्य संख्या है। 14 एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भाग जा रहा है और 7 से भाग जा रहा है। अभाज्य तो वो संख्या होती है जो खुद को और एक को छोड़ के किसी और दूसरे नंबर से भाग ना जाए। तो ये तो जा रहा है, तो ये अलग कर दो। 10 से कम है, 10 से कम भी नहीं है, 10 से बड़ा नंबर है 14, इसको भी अलग कर दो। एक सम संख्या है, सम है, ठीक है, और 56 का गुणनखंड है। 14 चौको 56, 14 अट्ठे 14, 14 चौको 56। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ए डी ई। ए डी ई, ए डी ई किस में है दोस्तों? चौथे में। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा, ए डी एवं ई। अगला प्रश्न देखते हैं 40वां। कक्षा 3 में चतुर्थांश 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है? देखो, बच्चों को जब भी कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी है तो कोशिश करते हैं कि सबसे पहले उनको कोई एग्जाम्पल दें, उससे स्टार्ट करें। हम डायरेक्ट अगर बोर्ड पे लिखना शुरू कर देंगे, बच्चों को उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो उन्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांश में बांटना है। कोई सॉलिड चीज़ अपने पास है, ठोस पदार्थ कोई है, जैसे सेब है, सेब के 4 हिस्से कर सकते हैं। अब चूंकि क्लास में जरूरी नहीं कि सेब हो, ठीक है, तो वहाँ पे चौक भी हो सकती है, उसके चौक के हम बराबर 4 टुकड़े कर सकते हैं। या कोई और चीज़ है, एक पेज ले सकते हैं, इसके बराबर 4 टुकड़े कर दिए, तो उससे बच्चों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो इससे हम बता सकते हैं कि 1/4 किस पार्ट को बोलते हैं। तो इस हिस्से को 1/4 पार्ट बोलते हैं। फिर इसके बाद चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाना। अब चित्र तो यही हो गया। इसके पहले हम कोई सॉलिड चीज ठोस पदार्थ को काट के दिखाएंगे, फिर ये चित्र हो गया। तो उसके बाद हम उनको चित्र दिखाएंगे, फिर चतुर्थांश के प्रतीक को श्यामपट्ट पर लिखेंगे। यानी कि इसका राइट क्रम हो जाएगा। सबसे पहले हमें ये काम करना है, ठोस पदार्थ लेकर चतुर्थांशों में बांटना, फिर उसको चित्र के द्वारा दिखाना चतुर्थांश को, फिर चतुर्थांश के प्रतीक को लिखना है तीसरे नंबर पे, यानी कि BCA। इनमें बहुत सावधानियां बरतनी पड़ती हैं दोस्तों, BCA। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, BCA। 41वां प्रश्न है। कक्षा 3 के छात्रों ने 16 गुणा 25 का गुणन इस प्रकार किया। उनने 16 को कर दिया 8 दूनी 16 और 5 25। फिर उनने 8 और 5 का ग्रुप बनाया, एक जोड़ा बनाया और 2 और 5 का, ताकि 8 पंचे 40 और 5 दूनी 10, यानी कि 10 के उसमें आ जाए। 4 धम 40, ठीक है ना, ये 10 बन गया, 0 आ जाए, ताकि ये आसान, 4 एकम 4, ये आसान हो गया गुणा करना। तो इसमें कौन से नियम का प्रयोग किया है बच्चों ने? ठीक है ना, तो इसमें वितरण सिद्धांत सभी को पता होगा। A गुणा B धन C बराबर A को B में वितरित कर देते हैं प्लस A को C में। तो ये वितरण सिद्धांत कहलाता है। सहचार्य सिद्धांत में हम क्या करते हैं, A धन B धन C, इसे जोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं कि जिससे आसान हो जाए, जो कि इस क्वेश्चन में या इस प्रश्न में किया गया है। पुनरावृत्त योग में रिपीटेड मेथड होता है, बार बार योग करना होता है, तो ये भी नहीं है इसमें। ठीक है, प्रतिलोम गुणन सिद्धांत भी नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहचार्य सिद्धांत। अगला प्रश्न है 42वां। समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों को, ठीक है ना, दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे? अब दृष्टिबाधित छात्र हैं, यानी कि वो कुछ अलग हैं सबसे, तो उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठा कर, बिल्कुल रॉन्ग है। उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ तो बिल्कुल नहीं बैठा सकते। शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों का साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर विशेष शिक्षक के पास भेज तो सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय चाहे जितना समय देते रहो, दृष्टिबाधित हैं, जब तक उन्हें वैकल्पिक प्रणालियों के साधन का प्रयोग नहीं करेंगे, जब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण सामग्री की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके। प्रश्न क्रमांक 43, 43rd क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? इसका नहीं पे ध्यान देना है। तो पक्षांतर करना, यस। मार्गदर्शन, यस। कंठस्थ करना, रटना तो बिल्कुल नहीं है मैथ में।
ठीक है ना। गणित एक ऐसा विषय है जिसमें कंठस्थ करना कहीं से नहीं आता है, आकलन करना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंठस्थ करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 44वां। निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन है, वर्ग समावेश है। ठीक है, तो प्रारंभिक संख्या संकल्पना में वर्गीकरण, उनको क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है, वर्ग समावेश भी जरूरी है। संरक्षण एवं मापन, संरक्षण जरूरी है, मापन नहीं आता प्रारंभिक संख्या संकल्पना में, मापन नहीं आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर मापन। तो इनको हम अलग कर देते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा मापन, मापन नहीं होता है। बाकी ये राइट यानी कि वर्गीकरण, वर्ग समावेश और संरक्षण थे, मापन नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 45वां। संख्यांक और संख्या, चलिए एक संख्या लिखते हैं 243, ये संख्या हो गई संख्या, इसके 2, 4 और 3 अलग अलग संख्यांक हैं, संख्या के अंक, संख्यांक। विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है, संख्यांक 2, 4, 3 ये सब प्रतीक हैं जिसके द्वारा ही संख्या को प्रदर्शित किया जा सका है, तो ये राइट हो गया। एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, ये भी राइट है। किसी भी संख्या को, एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा, अलग अलग संख्यांक के अंकों द्वारा यानी संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों शुद्ध हैं, ए और बी दोनों शुद्ध हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 46वां। योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। एक टोकरी में 15 संतरे और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे हैं? तो इसमें एक बात याद रखना कि इसमें कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई है, एकत्र करना, इसमें दोनों को एकत्र किया गया है, एकत्र किया गया है यानी समुच्चय, समुच्चयन। ठीक है, इसमें जो लिखा है शब्द नीचे समुच्चयन, समुच्चयन किया गया है। एक ₹9,950 वाले मोबाइल फोन की कीमत में बजट के बाद 375 की वृद्धि, वृद्धि यानी संवर्धन, वृद्धि का अर्थ है यहाँ पे संवर्धन से, संवर्धन, वृद्धि। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि एक में समुच्चयन किया गया है यानी योग किया गया है और दूसरे में वृद्धि की गई है यानी संवर्धन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है, संवर्धन को नहीं करता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पहले से ही अलग हो गया। ये योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है, यस। और बी योग की संवर्धन संरचना, मैंने पहले ही बोल दिया कि वृद्धि यानी संवर्धन, वृद्धि, तो बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है, यानी कि इसका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ दोनों ना तो योग है, दोनों में ना ही समुच्चयन है, तो सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 47। एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। 25 टाइल्स को सभी संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करो। ठीक है, तो 25 टाइल्स में हम 25 के अगर हम गुणनखंड करें, 5 25, 5 एकम 5, यानी इसके 2 गुणनखंड आए 5 और 5। ठीक है, पहले से हमने गुणनखंड करके लिखिए। इस कार्य को निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है? तो इसमें 25 टाइल्स को सभी संभव आयताकार समूह में व्यवस्थित करना है। तो आयताकार समूह में एक तो हो जाएगा 5x5, तो 5x5 के लिए हमें गुणनखंड निकालने पड़े। ठीक है, तो गुणनखंड और क्षेत्रफल परिमाप भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप, इसमें आयतन कहीं से नहीं आ सकता है, तो आयतन जिन जिन में ऐड है उनको अलग कर दो, जिनमें आयतन मिल रहा है, तो क्षेत्रफल, गुणनखंड एवं परिमाप। अगला प्रश्न 48। पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। तो पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है, आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है, भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। ठीक है, और लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। तो इसमें संख्या से पहले लंबाई, संख्या से पहले भार, द्रव्यमान से पहले आयतन, सब रॉन्ग है। ठीक है ना, सब गलत है। सीधी बात है कि भार के संरक्षण की समझ आयतन से पहले आती है पियाजे के अनुसार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। 48 के बाद 49। वान हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है। वान हेले के स्तर संख्या की संकल्पना, स्थानीय मान, ज्यामिति चिंतन और भिन्न। तो वान हेले के स्तर
विकास की अवस्था यानी ज्यामितीय चिंतन, इसका राइट आंसर है बान हेले के अनुसार ज्यामितीय चिंतन। बान हेले के स्तर जिस प्रकार की अवस्थाओं को उसका संकेत करते हैं वो ज्यामितीय चिंतन है। अगला प्रश्न है 50, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित प्रश्न हल करने का कौशल है? प्रयत्न त्रुटि विधि, चित्रांकन करना, कंठस्थ करना। चलिए इसमें ये दोनों तो राइट थे, लेकिन कंठस्थ करना मैथ में होता ही नहीं है, गणित विषय में कंठस्थ करना होता ही नहीं है। सेकंड है चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना। फिर से ये कंठस्थ करना या रट लेना आ गया, रॉन्ग है। विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप करना, ये राइट आंसर है। इसमें फिर से कंठस्थ करना आ गया तो ये फिर से रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हाँ, प्रश्न क्रमांक 51 है, 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 और 0.2 बराबर 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है? तो इसमें डायनिस ब्लॉक्स, टेलर का गिनतारा, संख्या चार्ट एवं ग्राफ पेपर। तो इसमें साधन उचित पूछ रहे हैं, तो ग्राफ पेपर उचित साधन होता है इसमें दशमलव वाली संख्याओं के गुणन के समझाने के लिए। जैसे सपोज दैट हमारे ये है और ये पूरे 10 ब्लॉक हैं इसमें, ठीक है, और 10 ब्लॉक में से 0.3, तो 1 2 3, ये 3 हो गए, फिर 10 और, ठीक है, तो उसमें से 2 ब्लॉक हो जाएंगे, तो 10 में से 2, 10 में से 3, इस टाइप से 100 में से 6 हो जाएंगे। तो ये सबसे बेहतर साधन होता है ग्राफ पेपर। अगला प्रश्न देखते हैं 52, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम किस टाइप से होना चाहिए? छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, कार्याविधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए, छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। तो इसमें सबसे उचित है कि मतलब किस आधार पर होना चाहिए? छात्रों के प्रतिदिन अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अगर छात्र प्रतिदिन जो चीज़ें अनुभव करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जो एक्टिविटी करते हैं, अगर उसी से संबंधित होगा पाठ्यक्रम तो उन्हें ज़्यादा मन लगेगा, समझ में भी आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 53, गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग, ठीक है, तो विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग होना चाहिए। एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। तो कहीं भी पढ़ाई में, स्टडी में कठोरता का नियम शब्द रहता ही नहीं है, ठीक है ना। तो किसी भी क्लास के लिए तो सबसे मेन यही है इसमें कि कौन सी विशेषता नहीं है। तो गणितीय अध्यापन की ये प्रभावी बनाने के लिए ये विशेषता नहीं है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। प्रश्न क्रमांक 54 देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है? इसमें भी प्रभावशाली योजना पूछ रहे हैं कि प्रभावशाली योजना नहीं है। और दूसरी चीज, कुछ शब्द होते हैं जिन पर ध्यान देने वाली बात होती है, जैसे प्राथमिक स्तर पर और प्रभावशाली योजना नहीं है। ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यत्रमवत रटने और संकल्पना समझने में अंतर किया जा सके। तो रटने और समझने में, ठीक है, ये तो होना चाहिए कि इन दोनों चीज़ों में अंतर स्पष्ट किया जाए, ठीक है। इसके बाद सेकंड है, विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए। ये भी है, ये होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए। ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिनमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सकें, ये भी राइट है। मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए, तो ये प्रभावशाली योजना नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फोर्थ, मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए, ये प्रभावशाली योजना नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं? तो 18 सही, पहले तो 18 सही 3/4 को देखते हैं। 18 चौको 72, 73 74 75, 75/4, इसमें कितने चतुर्थांश हैं? तो चतुर्थांश यानी कि 1/4। चतुर्थांश को हम नंबर सिस्टम में कैसे लिखेंगे? 1/4। तो कितने चतुर्थांश हैं? एक चतुर्थांश से भाग दे देते हैं इसको, तो एक चतुर्थांश मतलब 1/4, इससे भाग दें तो 75/4। भाग को जैसे ही अपन गुणा करते हैं तो अगले नंबर को उल्टा करके लिख देते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, 4/1। ये 4 से 4 कट गया बराबर
75। तो 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं? 75 चतुर्थांश हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सेकंड। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 56। एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं। तो बैडमिंटन कितने लोग खेलते हैं? आधे, यानी 1/2x। हम टोटल स्टूडेंट यानी कि टोटल छात्र हम मान लिया कि कितने हैं? कुल छात्र हमने मान लिया कि x हैं। तो इस हिसाब से बैडमिंटन 1/2x स्टूडेंट खेलते हैं। वॉलीबॉल 1/4 छात्र, यानी x का 1/4। टेनिस कितने छात्र खेलते हैं? 1/8x। शतरंज कितने खेलते हैं? 1/16x शतरंज। बाकी की तैराकी। ठीक है, यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है, वॉलीबॉल ये है, ठीक है, तो ये कितनी है? 160। ये अपने हिसाब से है, ये उन्हें रियल वैल्यू दी है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, त्रियक गुणा कर दो तो x बराबर हो जाएगा 16 चौका 64, 16 चौका 64 और 1 0। मतलब टोटल छात्र कितने आ गए उसमें? स्कूल में 640। तो 640 टोटल छात्र हो गए। पूछ कौन से रहे? कितने छात्र शतरंज खेलते हैं? तो शतरंज 1/16x। तो शतरंज खेलने वाले 1/16 और x का मान अभी अभी आया है अपने पास 640। काट दो 16 चौको 64। 40 छात्र शतरंज खेलते हैं। तो इसका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा, 40 छात्र। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 57। दीपा एक डाकघर में पत्र और पार्सल डाक से भेजने के लिए जाती है। डाक की दरें इस प्रकार चित्रित की गई हैं। 20 ग्राम या उससे कम 5 रुपये लगेंगे, और 20 ग्राम से ज़्यादा जितना भी होगा अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए, हर एक 20 ग्राम के लिए 2-2 रुपये ऐड होते जाएंगे, 2-2 रुपये जुड़ते जाएंगे। तो ये तो हो गए पत्र का भार। और पार्सल का भार अगर 50 ग्राम या उससे कम है तो 5 रुपये लगेंगे, और प्रत्येक 50 ग्राम अतिरिक्त के लिए 3 रुपये जुड़ते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले ये पार्सल का हिसाब लगाएंगे। पार्सल का 250 ग्राम और 300 ग्राम भार के 2। ठीक है, तो 250 ग्राम 250 ग्राम पार्सल में हम देखते हैं कि कितने 50 ग्राम हैं। 50 ग्राम, 0 से 0 कट गया, 5 25, 50 ग्राम 5 बार हुए। तो 5 बार के हिसाब से एक के 5 रुपये लगेंगे। ठीक है, बचे इस 5 में से एक 50 ग्राम निकल गया, बचे 4 50 ग्राम। उस 4 50 ग्राम के कितने लगेंगे? 3 रुपये। तो 4 गुणा 3, 4 तिया 12, और ये दोनों मिला के हो गए 12 और 5 17 रुपये। 17 रुपये। और 300 ग्राम है, तो 300 ग्राम के हिसाब से इसी पार्सल का ही फिर 50 से भाग देते हैं। कितने 50 ग्राम के? 5 छक्का 30, तो उसमें 6, एक का 5 रुपये लग जाएगा, और बचे 5 50 ग्राम और बचे, तो उसके हिसाब से 3, 5 दिया 15, 15 और 5 20, तो इसका टोटल हो गया 20 रुपये। ये 17 आ गया, ये 20 आ गया। अब पत्र का देख लेते हैं। पत्र 2 पत्र क्रमशः 20 ग्राम और 35 ग्राम के हैं। तो 20 ग्राम का पत्र, एक 20 ग्राम का पत्र है, तो ये एक ही है 20 ग्राम का, तो ये एक पत्र का कितने रुपए लग जाएंगे? 5 रुपये। और एक 35 ग्राम, तो 35 ग्राम के हिसाब से अपना कितना बना? 35 ग्राम का 2 पत्र, तो 35 ग्राम के पत्र में 20 ग्राम 20 दूनी 40, इसमें एक 20 ग्राम बना और एक बना 15 ग्राम। तो 15 ग्राम 20 ही कहलाएगा, क्योंकि 20 या 20 से कम। ठीक है, तो इसमें एक 5 रुपये लग जाएगा, और बचे हुए का 2 रुपये, बचे हुए का अतिरिक्त का 2 रुपये। तो ये टोटल 5 और 2 7 रुपये हो जाएगा। इन सबको जोड़ लेते हैं। 20 और 10 30 और 7 37, 37 और 7 44, 44 और 5 49। तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों 49। इन सबको जिनको हमने गोले लगाए थे वो सब रुपए आए, उन सबको जोड़ के 49 रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं। अंकों 2 3 4 6 7 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित कीजिए। बहुत आसान है। बड़े बड़े अंक पहले लिख देते हैं। पहले 8 और 7, फिर 6 और 4, फिर 3 और 2, इनको जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो 3 2 5, 6 4 10 का 0, एक कैरी 8 दूनी 16, तो 1605। इसका दूसरा आंसर सही है। ठीक है, अब दोबारा और चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा ही नंबर है ये, तो बड़ा नंबर यही होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 59। नई दिल्ली चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी की निम्नलिखित रेलवे समय सारणी को पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भोपाल से विजयवाड़ा की यात्रा का समय 10 घंटे 13 मिनट है। भोपाल से विजयवाड़ा, चलिए ये भोपाल का है और ये विजयवाड़ा का है। तो भोपाल से प्रस्थान कितने बजे करती है और विजयवाड़ा कितने बजे पहुंचती है? 14:15 और 0:05। तो इसका कितना समय बचा? 5 में से 5 गया, 0 1 4 1, 14 घंटा 10 मिनट। ये 13 घंटा कह रहा है, यानी कि ये गलत है, हमें तो सही कथन छांटना है। ठीक है, अगला देखते हैं, नागपुर से चेन्नई। नागपुर ये है और चेन्नई ये है। ठीक है, नागपुर प्रस्थान का समय 5:35। नागपुर से चेन्नई पहुंचने का समय 20:45। माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। 5 में से 5 गया 0, 4 में से 3 गई 1 और 15 घंटा 10 मिनट। 15 घंटा। नागपुर से चेन्नई की यात्रा का समय सही आया इसमें, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, 15 घंटा 10 मिनट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 60। 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। ठीक है, मान लो कोई एक एक्स संख्या x है जिसको हम 50 में जोड़ देते हैं, तो 50 धन x। ठीक है, और फिर वही संख्या 50 से घटा दी जाती है, तो 50 से ये हमने घटा दी। फिर कह रहे प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ बताइए, तो दोनों में प्लस का साइन लगा देते हैं, यानी जोड़ देते हैं। ये धन का x है, ये ऋण का x से कट गए। ठीक है, 50 और 50 जुड़ के 100, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, चौथा यानी कि 100। तो ये अपना गणित का जुलाई CTET 2019 का पेपर सेट सॉल्व हो गया।